बच्चे प्रीवियस क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल कैसे कैसे मूव करता है। उसमें हमने गवर्नमेंट बजट देख लिया, सरप्लस वगैरह देख लिए थे। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हमने देखा कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट चेंज होता है बजट सरप्लस का तो उसके ऊपर उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएंगे हमारे बजट सरप्लस के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ली थी। तो नाउ चैप्टर नंबर जो 9 था हमारे पास, दैट वाज कंप्लीटेड इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो वो यूनिट नंबर 3 का कंपोनेंट था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ISLM मॉडल। ठीक है, ISLM मॉडल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये यूनिट नंबर 4 का कंपोनेंट है। यूनिट नंबर 3 इज नॉट कंप्लीटेड। उसमें से एक रीडिंग खत्म हो गई है, डॉर्नबुश फिशर स्टैनले, और उसमें से अभी हमारा फ्रेयन वाला सेक्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम कंटिन्यू कर रहे हैं डॉर्नबुश के साथ, और दैट इज यूनिट नंबर 4 का कंपोनेंट। ध्यान से प्लीज सुनिएगा बेटा। आज से पहले जब आप कहते थे कि हम गुड्स मार्केट का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम बहुत सारी अजम्पशंस को लेके चला करते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारे पास जनरली तीन कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे पास गुड्स मार्केट, एक होती है हमारे पास मनी मार्केट, और एक हमारे पास होती है फैक्टर मार्केट, जिसको जनरली हम लोग लेबर मार्केट के फॉर्म में भी पहचानते हैं। ठीक है, अगर लेबर की फैक्टर बात करें और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इस मार्केट का जो डिस्कशन किया जाता है, लेबर मार्केट का जो डिस्कशन किया जाता है, ये किया जाता है क्लासिकल थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो अभी हम क्लासिकल थ्योरी नहीं पढ़ रहे, अभी हम कीन्स थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। तो कीन्स थ्योरी को हम थोड़ा सा एक अजम्पशन चेंज करके हिक्स मॉडल पे आने वाले हैं। तो इसलिए हम वी आर नॉट डिस्कसिंग द लेबर मार्केट एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग द फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट का जिक्र कब किया जाता है, जब हमारे पास कौन सी थ्योरी चलती है, क्लासिकल थ्योरी चलती है। ठीक है, तो अभी इसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे जब बात करूंगा हिक्स अप्रोच की या हिक्स थ्योरी की बात करूंगा, तो हिक्स थ्योरी सीधा सीधा एक अजम्पशन लेती है जो कीन्स और हिक्स में एक बेसिक डिफरेंस है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इतनी सी बात लिखते हैं ये। और जबकि जो कीन्स कहा करते थे वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स आर अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस, राइट। एक छोटी सी अजम्पशन आपने चेंज करनी है, और उस अजम्पशन के चेंज होने की वजह से काफी मेजर चेंजेस हमारे पास आने वाले हैं। देखिए कहानी क्या है। जब आप गुड्स मार्केट में बैठे थे तो जो अभी तक आप करते थे, कहते व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप कहते थे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है जी। आप कहते हो जी एग्रीगेट आउटपुट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वाई इज इक्वल्स टू ए। ऐसे कहा करते थे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के हम थ्री सेक्टर मॉडल, तीन कॉम्पोनेंट लेते थे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किया करते थे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या सॉल्व करके क्या करते थे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ऐसे कुछ किया करते थे। ये हमारी ऑटोनॉमस होता था, ये हमारा ऑटोनॉमस होता था। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजल इनकम, तो हम सिंपली सॉल्व करके इक्विलिब्रियम इनकम को कैलकुलेट करते थे। लेकिन उस समय पर जब गुड्स मार्केट को आप इक्विलिब्रियम में लेके आते थे, क्या आप मनी मार्केट का कोई डिस्कशन करते थे? द आंसर वाज बिग नो। आप मनी मार्केट को सिंपली क्या करते थे, इग्नोर करते थे। तो व्हाइल डिस्कसिंग द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम यू वर नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द मनी मार्केट। इसको हम बोलते थे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग equilibrium, when we are discussing equilibrium in one market, we are just simply ignoring the other market। तो एक मार्केट को हम इक्विलिब्रियम में लेकर दूसरे मार्केट को इग्नोर करते हैं, तो आप पार्शियल स्टडी करते हैं, एंड दिस वाज द पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ कहते मनी मार्केट क्या है। बेटा मनी से साफ साफ बात हो रही है यहाँ पे, फंड्स की बात होगी, फाइनेंस की बात होगी, राइट। किसी भी मार्केट, मान लीजिए मैं कहता हूँ आप इस पेन की मार्केट में जाएंगे, तो पेन की मार्केट में क्या देखेंगे, पेन की डिमांड क्या है, पेन की सप्लाई क्या है, और इक्विलिब्रियम क्या देके जाएगा आपको, उस पर्टिकुलर पेन का मार्केट प्राइस देके जाएगा। ऐसा ही है, आप टीवी की मार्केट में जाएंगे तो टीवी की डिमांड होगी, टीवी की सप्लाई होगी, जहां पे वो दो कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे तो उस टीवी का प्राइस आएगा। ऐसे होता है नहीं होता बताइए। तो जब हम मनी मार्केट में जाएंगे तो वहां पर भी फोर्सेस चल रहे होंगे कि मनी की डिमांड क्या है, मनी की सप्लाई क्या है, और उन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो वी विल गेट द प्राइस ऑफ द मनी। वी विल गेट द प्राइस ऑफ द मनी। और ये बात हम लोग जानते हैं कि प्राइस ऑफ मनी एक तरीके से क्या होता है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ मनी, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। हाँ जी, दैट इज द
इंट्रास्ट रेट। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो मनी मार्केट के अंदर जब हम जाएंगे तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, देखना बच्चे ध्यान से। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन? कंडीशन क्या लगेगी जी? कहते हैं जब मार्केट की मनी सप्लाई और मनी डिमांड जब ये इक्वेट हो जाएंगे, मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, मनी सप्लाई का सिंबल एमएस होता है, मनी डिमांड का सिंबल एमडी होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे विल गेट द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। क्या मिलेगा दोस्त हमें? इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। नाउ एक अजम्पशन से देखो हुआ क्या। सबसे पहली बात, who decides the money supply? It is decided by the monetary policy of the economy that is governed by the central bank of the country। जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक, अगर इंडिया की हम बात करें तो आरबीआई की बात कर रहा हूँ, विच इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है एज पर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री, एज पर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द नेशन। जो भी हमारी नेशन की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, राइट। मार्केट में कितना करेंसी होनी चाहिए, कितना मनी सप्लाई होनी चाहिए। लेकिन जब हम मनी डिमांड की बात करते हैं तो मनी की डिमांड कौन कौन करते हैं? आप लोग भी करते हैं फॉर मेकिंग द ट्रांजेक्शंस। भाई हाउस होल्ड सेक्टर भी मनी चाहता है फॉर मेकिंग द ट्रांजेक्शन। किसके पर्पस के लिए? कंजम्पशन के लिए। बिजनेस सेक्टर है उसको भी मनी चाहिए, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। गवर्नमेंट को भी मनी चाहिए, किसके लिए? सब्सिडीज पे करने के लिए, ट्रांसफर्स पे करने के लिए, एक्सपेंडिचर्स करने के लिए। से यस और नो? तो money is not only demanded by the household sector, money is demanded by all the agents who are in the economy। हमारी पूरी इकोनॉमी जितने भी एजेंट्स हमारे पास है, चाहे वो हाउस होल्ड है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर, अभी हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों ही सेक्टर्स में जितने भी एजेंट्स हमारे इंक्लूडेड है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर के आप लोग कंज्यूमर्स है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर की फर्म्स है, चाहे वो गवर्नमेंट है, सबको ही मनी चाहिए। सबको मनी चाहिए तो मनी की जो डिमांड है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं मिलके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मनी डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक इनकम और एक कुछ और की अभी हम बात नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इनकम पर भी डिपेंड करती है। इकोनॉमी में ऑब्वियसली जितनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन होगी। भाई जितने ज्यादा गुड्स बनेंगे इकोनॉमी में, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस करी है, इनकम भी इकोनॉमी की ज्यादा है तो ट्रांजेक्शन्स भी ज्यादा करनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे उतना ज्यादा हमें क्या चाहिए बेटा? मनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन्स करेंगे उतना ज्यादा हमें क्या चाहिए जी? मनी चाहिए। हाँ जी। तो मनी की डिमांड कितनी होगी वो और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन किस पर भी डिपेंड करती है? हाँ जी, किस पर भी डिपेंड करती है? इनकम पर भी डिपेंड करती है। ये बात सबको समझ में आ रही है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब आप लोग हिक्स अप्रोच से पहले कीन्स थ्योरी पढ़ते थे, आप अजम्पशन लेते थे इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस, इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस। तो आप मनी मार्केट को सिंपली क्या करते थे? इग्नोर करते थे, राइट। लेकिन आज जो अजम्पशन हमने चेंज करी है वो अजम्पशन हमको क्या कहती है? इन्वेस्टमेंट इज द, ब्रैकेट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है बच्चे? इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। आज जब मैं गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम इनकम को कैलकुलेट करने जाऊंगा और मैं इनसे पूछूंगा भाई व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो हमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और जब हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन लिखेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन लिखेंगे, और जब मैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन लिखूंगा, जैसे ही मैं बोलूंगा व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी, तो वो सवाल क्या पूछेगा? इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है? इंटरेस्ट रेट पे। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है? इंटरेस्ट रेट पे। तो मैं कहूंगा व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, मुझे बताइए व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, उसके अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन कर लूंगा। कहता है इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट is determined by the money market। Equilibrium interest rate is determined by the money market। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं मनी मार्केट के पास जाऊंगा,
मैंने कहा हेलो मनी मार्केट, हाउ आर यू, कैन यू प्लीज टेल मी द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। कहते सर मैं आपको इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बताइए जी। कहते इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जो होता है ये कैसे निकलता है। मैंने कहा ये इंटरसेक्शन ऑफ मनी डिमांड मनी सप्लाई से निकलता है। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता मनी सप्लाई कहाँ से आएगी। मैं सेंट्रल बैंक से पूछिए। कहते चलो मैं पूछ लूंगी। मैंने कहा मनी डिमांड कैसे आएगी। कहते मनी डिमांड डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। मनी डिमांड डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो पहले आप मुझे बताइए इकोनॉमी की इनकम क्या है। मैंने कहा भाई मैं इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट ही तो करना चाहता हूँ, इसलिए तो मुझे इंटरेस्ट रेट चाहिए। पहले आप मुझे इंटरेस्ट रेट बताएंगे, उससे मैं इन्वेस्टमेंट पता करूंगा, इन्वेस्टमेंट को ए में डालूंगा, तभी तो इक्विलिब्रियम इनकम निकलेगी। कहता भैया मैं भी हेल्पलेस हूँ। कहता कैसे। कहते पहले आप मुझे इनकम बताओ, पहले आप मुझे इनकम बताइए। जब आप मुझे इनकम बताएंगे उसकी हेल्प से मैं मनी डिमांड को कैलकुलेट करेंगे, और मनी डिमांड मनी सप्लाई को इक्वेट करूंगी, तभी मैं आपको इंटरेस्ट रेट की वैल्यू बता सकती हूँ। यानी कि गुड्स मार्केट में इनकम निकालनी है तो यू नीड इंटरेस्ट रेट, और मनी मार्केट में इंटरेस्ट निकालना है तो यू नीड इनकम। यानी दोनों मार्केट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों मार्केट एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो आज आप वो नहीं कर सकते जो कीन्स थ्योरी में करते थे। कीन्स कहता था भाड़ में जाए मनी मार्केट, मतलब इग्नोरिंग द मनी मार्केट यू कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम इनकम, बिकॉज वहां पे ये इन्वेस्टमेंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस थी, तो सीधा इनकम आ जाती थी। समझ रहे आप मेरी बात को। दैट वाज द पार्शियल स्टडी, पार्शियल इक्विलिब्रियम कीन्स थ्योरी। हिक्स थ्योरी में दोनों मार्केट में आपस में क्या लगा दिया है, रिलेशनशिप लगा दिया है। ये इनकम यहां पता लगेगी, ये इंटरेस्ट रेट यहां जाएगा। तो यानी कि यू कैनॉट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम इन एनी मार्केट इग्नोरिंग द अदर मार्केट। यहाँ पे किसी मार्केट को इग्नोर करके आप इक्विलिब्रियम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमको दोनों मार्केट को साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। हमें दोनों मार्केट को क्या करना पड़ेगा बेटा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। एंड दिस इज द हिक्स थ्योरी आल्सो नोन एज द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम थ्योरी। समझ में आती है कहानी, सही है सर नो। यस तो अभी तक यस फंडामेंटल हमारा अभी तक कितना है कि हिक्स थ्योरी में एक छोटी सी अजम्पशन चेंज करी कि इन्वेस्टमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और उससे सारे चेंजेस आ गए हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस। यस पक्का जी, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। नो सर। चलिए जी, अब सारी कहानी हमको धीरे धीरे करके स्टार्ट करनी है। तो नाउ सबसे पहले देखते हैं। भाई देखो कंजम्पशन फंक्शन पहले जैसे ही होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन पहले जैसे होगा। चेंजेस किस में आए हैं, इन्वेस्टमेंट्स में चेंज आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द न्यू इन्वेस्टमेंट फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे जब लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हिक्स अप्रोच की, हिक्स अप्रोच। तो ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। हाँ अक्षय साहब आप सवाल कर सकते हैं प्लीज। सर मतलब हिक्स थ्योरी की फिर स्टेटमेंट क्या है, मतलब अगर एग्जाम में आया लिखने को तो। हिक्स कोई स्टेटमेंट नहीं है ना। कीन्स की क्या स्टेटमेंट, अच्छा बताओ, आपने कीन्स थ्योरी पढ़ी। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स अजम्पशन। कोई ऐसा नहीं कहेगा डिफाइन कीन्स थ्योरी या डिफाइन हिक्स, ऐसे नहीं कहता, क्योंकि एक स्टेटमेंट से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये फंक्शंस को एक्सप्लेन करती है। लक्ष्य आपका हैंड रेज्ड है बेटा, लेकिन कैमरा ओपन नहीं है, तो प्लीज बात करेंगे। लक्ष्य बोलिए बच्चे। सर मैं ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, तो एक चीज पूछनी है, जो इस क्लास की रिकॉर्डिंग होगी वो हमें ऐप पे मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी ऐप पर, लेकिन उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे, बिकॉज ऐप तक रिकॉर्डिंग पहुंचते पहुंचते बहुत सारे प्रोसेस से निकलना पड़ता है रिकॉर्डिंग को। लेकिन मिल जाएगी ना 2 दिन बाद? हाँ मिल जाएगी। ठीक है सर, ओके। भैया बाकी सब लोगों को जो कैमरास क्लोज हो गए ना, प्लीज आप लोग भी रिकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा। आप जा सकते हैं क्लास छोड़ के। मेरी क्लास में अगर आपको रहना है तो आपको कैमरास ओपन करने पड़ेंगे प्लीज। और एक चीज मैं बार बार नहीं समझा सकता, मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, विदाउट वेबकैम ऑटोमेटिक मीटिंग से बाहर हो जाएंगे जी। मुझे एक क्लिक करना बस है वो। लेकिन उसमें क्या है कि जो जेन्युइन बच्चा है, जो जेन्युइन है, जिसका आज को स्पेसिफिक रीजन है कैमरा ओपन नहीं कर पा रहा, वो बच्चा भी बाहर हो जाएगा।
दिस इज द ओनली रीजन कि मैं यहाँ से नहीं करता। मेरे को एक क्लिक करना है, सिर्फ इतना लिखना है हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट, सब सब चले जाएंगे यहाँ से मेरे सामने से। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट यार, एवरीबडी ओपन योर वेबकैम्स प्लीज। ऐसे नहीं चलेगा यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कैमरास ओपन करिए। मैं लेक्चर छोड़ दूंगा बेटा बीच में ही, मैं बता रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग दूंगा फिर आपको, आप फिर रिकॉर्डिंग लीजिए मेरे से। ये सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में है। राधिका बोलिए। सर मेरा आज नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मैं बात वीडियो ऑन नहीं, कर अगर रही हूँ एक तो एक दो आपकी स्टूडेंट है तो वीडियो कोई लैग इशू हो नहीं रही है, है। एक दो स्टूडेंट है कोई इशू नहीं है, एक दो के लिए मैं कभी मना नहीं सॉरी करता, सर। कोई जेन्युइन इशू है तो। अदरवाइज सबको कैमरास ओपन करने प्लीज। स्नेहा, मानवी, ध्रुव, भूमिका, सिया, सिया शर्मा, देखिए जी कहानी क्या है। अब हमको डिस्कस करना है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसा होता है अकॉर्डिंग टू दी हिक्स अप्रोच। देखना ध्यान से। सबसे पहली बात तो हम में से कुछ लोग इन्वेस्टमेंट का ना मीनिंग ही गलत समझते हैं। मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपके फैमिली का इन्वेस्टमेंट्स करती है, तो आपने कहा हाँ। मैं कहा क्या करती है? आप में से एक जन ने कहा सर कि हम तो ना बैंक में पैसा एफडी के फॉर्म में डिपॉजिट कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा। एक जना कहा जी हमने तो किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा। कुछ भी मतलब इस तरीके से। दोस्त ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये सेविंग्स है। मान लीजिए आपने किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया एज अ फिक्स डिपॉजिट, और किसी बिजनेस सेक्टर की फर्म ने उस पैसे को बैंक से बोरो करके कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करी, मशीनरीज वगैरह खरीदी, कैपिटल वगैरह लगाई, तो बताइए उसने जो किया वो इन्वेस्टमेंट थी, ये आपने किया वो इन्वेस्टमेंट है? भाई आपने जो किया वो सिर्फ सेविंग्स थी। फाइनेंशियल मार्केट विच इज बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट ने क्या किया, उस सेविंग्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बिजनेस फर्म्स के थ्रू। समझ रहे आप मेरी बात? आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, आपने रिलायंस के शेयर परचेज करे 1 लाख रुपए के, वो सेविंग्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जब उस 1 लाख रुपए को बिजनेस में लगाएगी, वहां से प्रोडक्शन करेगी, सॉरी, जब वो उससे बिजनेस करेगी, प्रोडक्शन करेगी दोस्त, वो जो होगा वो हमारा क्या होगा? वो इन्वेस्टमेंट्स होगा। तो इन्वेस्टमेंट्स हम यहाँ पर एक बार जो टर्म दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? जो पैसा फर्दर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में जा रहा है, जो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहेंस करेगा, उसको हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का नाम दे रहे हैं। पैसा बैंक में जमा कराना, बॉन्ड्स खरीदना, ठीक है, या कोई शेयर्स खरीदना, ये सिर्फ क्या है? इट इज मेयरली व्हाट? बोलिए, इट इज मेयरली व्हाट? सेविंग्स। तो ये सब सेविंग्स है, ये सब आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। तो जो पैसा बिजनेस में जाता है उसको जनरली हम बोलते हैं कैपिटल, और यू कैन से इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कैपिटल बोलते बिजनेस पैसा लगा, कैपिटल बोलते हैं, या इन्वेस्टमेंट्स कह रहे हैं। कैपिटल दो तरीके की हो सकती है बिजनेस में, जो आप पैसा लगाते हो वो दो तरीके से हो सकता है। या तो वो पैसा आपका खुद का होता है, या वो पैसा आप कहीं से बोरो करके लेके आते, दो ऑप्शन है ना। या तो पैसा आपका खुद का है, या कहीं से आप बोरो करके लेके आते हैं। तो एक होता है सेल्फ ओन्ड कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल। एक है सेल्फ ओन्ड कैपिटल और एक है हमारे पास बोरोड कैपिटल। ठीक है। अब ये सेल्फ ओन्ड कैपिटल क्या है और बोरोड कैपिटल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनना बेटा। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एवरीबॉडी नो दिस थिंग, एवरीबॉडी नो दिस थिंग कि एक बिजनेस में फर्म कॉस्ट होती है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए आपके पास कुछ फंड्स है, आपके पास कुछ फंड्स है, लेट सपोज यू हैव 10 लाख रुपीज। यू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो इससे आप बिजनेस करोगे, बिजनेस का मतलब क्या, आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, राइट? आपको खुद का पैसा है, या तो बिजनेस कर रहे हो मतलब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, या उस पैसे को आप कहीं पर बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो।
तो जहां डिपॉजिट कर रहे तो उसको मैं बोलता हूँ सेविंग्स, राइट। जब आप सेविंग्स करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट। और अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट्स। बिजनेस करोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में जो इकोनॉमी में बिजनेस में रिटर्न आता है, इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं आरओआई। इट्स नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरओआई का मतलब है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। आपके पास एक 10 लाख रुपए, यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप उसे कहीं पे सेविंग कर दीजिए जहां पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा, या उससे आप बिजनेस करिए, इन्वेस्टमेंट्स करिए। बिजनेस करने पे, इन्वेस्टमेंट करने में क्या मिलता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, राइट। मान लीजिए अभी आपके पास इंटरेस्ट रेट है 10% का, और आरओआई जो लगी है वो आपकी 18% की लगी है एनुअल। नाउ माय क्वेश्चन इज, इट इज नॉट श्योर। बच्चा कहता है कि 10% से ज्यादा बिजनेस से मिल रहा है तो हम 100% इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। बिकॉज investments definitely giving you more returns than the interest rate, but risk is also involved. ये जो आप कहते हो कि मेरे को 18% के प्रॉफिट्स होंगे, ये श्योर थोड़ी ना होते हैं। दीज आर जस्ट दी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मनी, अगर हम बिजनेस करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो हमको 18% प्रॉफिट्स हो सकते हैं। क्या हर बिजनेस प्रॉफिट्स होते हैं? नहीं, लॉसेस भी होते हैं। तो ये जो आरओआई है ये श्योर नहीं है, ये क्या है? एक्सपेक्टेड आरओआई होती है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये श्योर है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो आपको रिस्क के साथ 18% का रिटर्न चाहिए या बिना रिस्क के साथ 10% का रिटर्न चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है, राइट। मान लेते हैं आपने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया, सारा पैसा एक जगह तो नहीं लगाते, आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। आप कहते हैं चलो ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिटर्न्स एंड द इंटरेस्ट रेट and with the help of the given risk, जो भी मेरे पर डेटा अवेलेबल है, what I am doing, I am investing 3 lakhs in business. I'm investing 3 lakhs in business and remaining 7 lakhs मैं सेविंग्स में डाल। तो आपने अपने फंड्स को, अपनी वेल्थ को बाइफर्गेट कर दिया इन इन्वेस्टमेंट्स एंड इन सेविंग्स। ये बात सबको समझ में आती है जी? तो गिवन इंटरेस्ट रेट पे, गिवन आरओआई पे आपने क्या किया? अपने वेल्थ को, अपने इन्वेस्टमेंट वाले फंड्स को, जो फंड्स आपके पास है टोटल, उसको आपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया। देखो जी, मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फंक्शन बताना है, इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है, मुझे ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है। तो मैं क्या करूंगा, बाकी सारी चीजों को अज्यूम करूंगा कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सिर्फ मैं इंटरेस्ट रेट को चेंज करके देखूंगा, इंटरेस्ट रेट को चेंज करने की वजह से क्या क्या चेंज आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के में, राइट। तो ध्यान से सुनना प्लीज एक बार। मान लीजिए अचानक से इंटरेस्ट रेट बदल जाता है, अचानक से इंटरेस्ट बदल जाता है, and the new interest rate is just 7%, and the new interest rate is just 7%, right? Now let me know, will you change your portfolio or remains unchanged? आप अपने पोर्टफोलियो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? चेंज करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाओगे या सेविंग्स को बढ़ाओगे? इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे। रीजन है, पहले ऐसे बोल सकते थे, बिजनेस में जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं 18% का प्रॉफिट कमाने के लिए, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? 10%। 18% का प्रॉफिट कमाने के लिए जो आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी? 10%। व्हेन द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस टू 7%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आल्सो डिक्रीजेस, वी कैन से। तो इन्वेस्टमेंट्स की पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी? 10% की, और आज इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 7%। तो वी विल डू मोर इन्वेस्टमेंट। से यस और नो? Yes, sir. तो we will increase the investments, but the question is by what magnitude?
We will definitely going to increase the investments, but the question is कि हम कितने अमाउंट से क्या करेंगे? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स को चेंज करेंगे। इसको समझाने के लिए मैं एक रफ वर्क आप लोगों के सामने लिखना चाहता हूँ। आपने बचपन में एक टॉपिक पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड। पढ़ा है सब लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ Yes. डिमांड कहता है फॉर ऑर्डिनरी गुड्स प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। मैं कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं। कहता है जब प्राइस 10 था तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो मान लेते हैं 100 थी। मैं कहा बिल्कुल ठीक है जी। कहता है अगर प्राइस 8 रुपए हो गया तो आप डिमांड को बढ़ाएंगे? मैंने कहा डेफिनेटली लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। कहता है व्हाट विल बी द न्यू डिमांड? It can be 110, it can be 120, it can be 125, it can be 150, it can be 200, 300, 1000। कितनी? प्राइस कम हुआ है, डिमांड तो बढ़ने वाली है, ये बात श्योर है ना? प्राइस कम हुआ है, डिमांड बढ़ने वाली है, ये बात श्योर है, बट कितनी बढ़ेगी ये किस पर डिपेंड करता है? बोलिए। Elasticity. एग्जैक्टली, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है। सही है सुनो? तो Yes. प्राइस इलास्टिक डिमांड का कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, मान लीजिए आपने कहा एक मेरे पास डिमांड कर्व की इक्वेशन गिवन है कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू -3p। मान लो ऐसे ही है। लेट अस सपोज दिस इज द डिमांड कर्व इक्वेशन गिवन है। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, राइट? कोई एक फंक्शन तो नहीं है, डिमांड कर्व तो लाखों हो सकते, कुछ भी लगा दो। तो ये जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द डिमांड कर्व। तो अगर वो कहता है कि प्राइस चेंज हो रहा है तो हमने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज -3, is -3, yes or no? So we can say that this -3 is the component of the price elasticity of demand। कि प्राइस में और क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द this coefficient, and this is negative। negative means क्या है कि this quantity and the price are inversely related। समझते हैं मेरी बात? हाँ जी। Yes. अब यहाँ पे वही सवाल है कि ये जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कितनी चेंज होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज होगी? ये बात तो मैं भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि नाउ आई कैन से दैट इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये नीचे नेगेटिव का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स में इनवर्स रिलेशनशिप, बिकॉज व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉल्स, तो वी विल डू मोर इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, कितने अमाउंट से बढ़ेगी, डिपेंड्स अपॉन समथिंग, जस्ट लाइक इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे समथिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, स्मॉल बी से। देखिए प्लीज फंक्शन कैसे डिजाइन करते हैं। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट इज द -bi। देखिए प्लीज, इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? -bi। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज -b, इज -b। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यानी कि इन्वेस्टमेंट्स और इंटरेस्ट रेट में रिलेशनशिप तो इनवर्स है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल बी। डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल बी। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? Yes. तो व्हाट बी इज, बी को कैसे डिफाइन करेंगे? बी क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस चेंज in investment spending, responsiveness change in investment spending due to change in interest rate, due to change in interest rate, responsiveness change in investment spending due to change in the interest rate। कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में क्या चेंज आएगा?
समझते हैं मेरी बात? इट इज जस्ट लाइक द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कम होगी तो डिमांड में चेंज कम आएगा, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो डिमांड में चेंज ज्यादा आएगा। सिमिलरली हेयर, अगर बी की वैल्यू छोटी होगी तो इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट से चेंज होगी, बी की वैल्यू बड़ी होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा अमाउंट से चेंज होगी। ये बात सबको समझ में आता है? तो हाउ इन्वेस्टमेंट विल चेंज due to change in the interest rate, it depends on the value of B, where B is what? Responsiveness change in investment spending due to change in the interest rate. ये बात समझ में आती है? तो ये जो मेरे पास यहाँ पे लिखा है, now this is the new investment function. This is the new investment function. I is equals to minus BI. ये बात समझ में आती है कहानी? हाँ जी, ये सारी कहानी इफ इन्वेस्टमेंट्स आर सेल्फ ओन तो ये है, कोई दिक्कत? अगर मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट्स में जो आप पैसा लगा रहे हैं, जो आप कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में, दैट इज बोरोड। क्या है बेटा वो? बोरोड। बोरोड का मतलब क्या है? आपके खुद के फंड्स नहीं है, आपके खुद के फंड्स नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी, आप कहीं से बोरो करके लेके आ रहे हैं। एक बात सुनिए, अब आपने बोरो करना है, सुनते रहना ध्यान से। आप कहते हो जी बिजनेस में पैसा लगाएंगे, ROI तो 18% है, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट रेट है बैंक को हमें पे करना है वो 10% है। समझ रहे मेरी बात? नाउ इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स। नाउ इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स। यहां पे इंटरेस्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट जो आपको बैंक को पे करनी है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इंटरेस्ट यहां क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्चुअल में पे करनी है। और यहां पर इंटरेस्ट क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट तो है ही, अगर सेल्फ ओन्ड कैपिटल है तो इम्प्लिसिट फॉर्म में है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की फॉर्म में है, और अगर बोरोड कैपिटल है तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट। ये बात सबको समझ में आती है? नाउ अगर आपको 10% का ब्याज बैंक को देना है तो आपको 18% प्रॉफिट वहां से रिसीव होंगे, तो 8% ओनली डिफरेंस कितना? 8% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से। उस 8% के लिए आप रिस्क ले रहे हो। श्योरिटी नहीं है कि 8% रिटर्न होंगे ही होंगे, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअल है और ये एक्सपेक्टेड है 18%। 8% एक्स्ट्रा कमाने के लिए, 8% की प्रॉफिट कमाने के लिए आप पैसों का रिस्क ले रहे हैं। लेट सपोज आप यहाँ पे भी कहते हो जी मैं इन्वेस्टमेंट भाई साहब 40 लाख की करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट 40 लाख करना, तो 8% का क्या लगा है? रिटर्न में लगा है, और आपने 8% कमाने के लिए 40 लाख रुपए का रिस्क ले लिया है। तो पैसा तो मशीनों में बर्बाद भी हो सकता है। कल को मान लीजिए ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के 12% हो गया, नाउ अब आपका एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड, सॉरी नॉट एक्चुअल, एक्सपेक्टेड रिटर्न बचा ही कितना है? 6%। क्या 6% के लिए 40 लाख का रिस्क लेंगे आप? अगर 8% के लिए 40 लाख का रिस्क ले रहे हो तो 6% के लिए रिस्क ज्यादा लोगे कम लोगे? जब रिटर्न्स हमारी कम हो रही है तो हम रिस्क करेंगे, कम करेंगे, तो यू विल डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स। You can decrease to 38 lakhs, 35 lakhs, 30 lakhs, depends on what? Depends on B. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो रिलेशनशिप तो यहाँ पर भी इनवर्स ही है ना। इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स। इनवर्स। तो चाहे कैपिटल बोरोड हो, चाहे कैपिटल सेल्फ ओन्ड हो, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप इनवर्स होता है। And we can say that interest is the cost of capital. Interest is the cost of capital. अगर borrowed capital है तो वो explicit cost है, और self owned capital है तो वो implicit cost है, but interest is the cost of capital. That's why interest and investments are inversely related, and we can say that investment is equals to minus BI. ये बात सबको समझ में आती है? हाँ जी। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे जी? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू द हिग्स अप्रोच, राइट? अच्छा, यहाँ पर कभी कभार हमारी इकोनॉमी में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी की जाती है जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी की जाती है जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। कहते क्या? मान लीजिए मेरा एक ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है,
ऑलरेडी मेरे बिजनेस चल रहा है, उसमें मेरे 100 करोड़ रुपए की कैपिटल लगी हुई है। कितने करोड़ की? 100 करोड़ रुपए की कैपिटल लगी हुई है, बड़ा प्लांट लगा हुआ है। अचानक से उसमें उसके अंदर एक मशीन खराब हो गई, 50 लाख की एक मशीन खराब हो गई है, तो मुझे उस मशीन को रिप्लेस करना है, उस मशीन को उठा के एक नई मशीन को लेके आना है। अगर वो मशीन नहीं आएगी तो मेरा 100 करोड़ का जो पूरा प्लांट एंड मशीन लगा वो किसी काम का नहीं है। 50 लाख रुपए मेरे को जो एडिशनल लगाने, अगेन ये भी क्या है? इन्वेस्टमेंट ही है। क्या इस 50 लाख रुपए को लगाते समय मैं इंटरेस्ट रेट देखूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, कि मुझे महंगा ब्याज मिल रहा है, मुझे सस्ता ब्याज मिल रहा है? मुझे लगाना मैंडेटरी है ये। अगर मैं 50 लाख की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करूंगा तो मेरे 100 करोड़ का जो प्लांट लगा होगा वो बर्बाद हो जाएगा। समझते नहीं समझते इस बात को? तो देयर आर सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। देयर आर सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। याद रहेगा, पहले हम कहते थे हमारे पास कीन्स थ्योरी में एक ही इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनॉमस। यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक ऑटोनॉमस और एक वो जो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। अब इधर देखना बच्चे ध्यान से, ये वो इन्वेस्टमेंट्स है जो कौन सी है? इंटरेस्ट रेट वाली है। ये वो इन्वेस्टमेंट्स है, हाई बार, ये कौन सी है? जो ऑटोनॉमस है। जो क्या है? ऑटोनॉमस है। समझ रहे बात को? तो इन दोनों को अगर हमको टोटल करना है तो व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट्स? आई इज इक्वल्स टू आई बार माइनस बी आर। बच्चा कहता है आपने माइनस करा है, अरे मैंने माइनस नहीं किया, मैंने तो प्लस ही किया है। ये नेगेटिव फिर इस बात का इंडिकेशन है कि इन्वेस्टमेंट्स और इंटरेस्ट रेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स। तो दिस इज द कंप्लीट इन्वेस्टमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द हिग्स अप्रोच। दिस इज द कंप्लीट इन्वेस्टमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिग्स अप्रोच। ये बात समझ में आती है? हाँ जी। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूँ, स्लोप देखिए जी, स्लोप के लिए फंक्शन ड्रॉ करता हूँ पहले। जब हम इन्वेस्टमेंट कर्व्स को ड्रॉ करेंगे, देव सर सवाल कर सकते हैं। So can autonomous investments be zero? यस, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, यहाँ देखिए बच्चे एक बार, यहाँ पर मैंने दिखाया इन्वेस्टमेंट्स आए, यहाँ दिखाया मैंने वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो मेरे पास गिवन है दैट इज इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल्स टू आई बार माइनस बी आई, where B is what? Responsiveness change in investment spending, responsiveness change in investment spending due to change in the interest rate। ठीक है, वो B की वैल्यू है। अब एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट्स में और इंटरेस्ट रेट रिलेशनशिप इनवर्स है तो फंक्शन ऑब्वियसली मेरे पास कैसे आने वाला है? डाउनवर्ड स्लोपिंग आने वाला है, राइट? तो मैंने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग फंक्शन लिख दिया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ करिए उसका रीजन भी समझ लेते हैं। स्लोप अगर मैं निकालूंगा, व्हाट इज द स्लोप? change in interest rate due to change in investments, change in y-axis upon which dy by dx है ना, ये dy by dx क्या निकलेगा मेरा? हाँ जी, डी अपॉन में डी इंटरेस्ट रेट अपॉन में डी इन्वेस्टमेंट निकलेगा dy by dx करके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो इट विल बी पॉजिटिव बी आई इज इक्वल्स टू आई बार माइनस आई इज इक्वल्स टू आई बार। यहाँ पे काम करो ना, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? इधर देखिए, differentiate with respect to interest rate, change in investments due to change in the interest rate is minus b। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो change in interest upon में change in investment is -1 upon b। -1 अपॉन। ठीक है, तो this -1 upon b is nothing but the slope of investment function। नेगेटिव इसलिए कि फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग है और 1 अपॉन बी अपने आप में कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से फंक्शन कैसा है मेरा? लीनियर फंक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, अब sir. एक बात सुनना, मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट्स मेरी आई नॉट है, सॉरी इंटरेस्ट रेट मेरा आई नॉट है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? आई नॉट। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बदल रहा है, मान लो इंटरेस्ट मेरा आई 1 हो गया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो जाएगी? आई 1। तो ये जो आपने ए पॉइंट से
बी पॉइंट पे मूवमेंट ली है, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट मूवमेंट ली है, ये क्या हुआ है? इंटरेस्ट रेट तो कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। बताइए, हमारी इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट है, एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है, ऑटोनॉमस या इंड्यूस्ड? सर इंड्यूस्ड। Induced. क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से हुई है। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट कर्व के ऊपर कोई भी मूवमेंट होती है, अगर इन्वेस्टमेंट कर्व पे कोई भी मूवमेंट होती है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? चेंज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। क्या दिखाती है बेटा? वो चेंज इन इंड्यूस्ड, तो मैं ऐसे चेंज इन माइनस बी आई। तो ये चेंज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। समझ में आती है कहानी? हाँ जी। Yes. यस अब एक चीज और देखना ध्यान से यहाँ पर, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ड्रॉ किया, लीनियर फंक्शन। मैंने कहा जी ये इंटरेस्ट रेट है, ये इन्वेस्टमेंट्स है। मान लीजिए अभी मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो आई नॉट है, और मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आई नॉट है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का क्या जी? आई। मैं कहता हूं चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स, चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स का जो चेंज आ रहा है वो सुनिए ध्यान से, क्या आएगा? चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स क्या है? प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स। ऑटोनॉमस क्या होती है? जो इंटरेस्ट रेट का फंक्शन नहीं होती, मतलब गिवन इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट बदल रही है ड्यू टू एनी अदर फैक्टर। मैंने कहा जी इंटरेस्ट रेट तो सेम ही रहा, चेंज नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट मेरी इंक्रीज हो गई है, तो माय इन्वेस्टमेंट फंक्शन विल शिफ्ट। और पैरेलल शिफ्ट इसलिए आएगा क्योंकि स्लोप में यानी बी में कोई चेंज नहीं आया है, -1/b में कोई चेंज नहीं आया है। तो सेम इंटरेस्ट रेट पे अगर आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है, दैट इज द चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। तो इस बात को समझ लीजिए, अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज होती है तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन शिफ्ट हो जाता है, और अगर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स में चेंज आता है तो सेम इन्वेस्टमेंट कर्व के ऊपर मूवमेंट होती है। ये बात याद रहेगी जी? हाँ जी। Yes. Yes. चलिए, एक छोटी सी बात और है, देखना चाहे तो एक बार देख सकते हैं, वाकई रेलिवेंट तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ पे दो कर्व्स ड्रॉ कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स को, एक रिलेटिवली स्टीपर, एक रिलेटिवली फ्लैटर। एक का नाम रखा हमने I1, एक का नाम रखा हमने I2। इंटरसेक्शन पे ये थे पहले, I0 इंटरेस्ट रेट था और I0 इन्वेस्टमेंट्स थी। ठीक है जी। अचानक से क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया। अभी आ रहा हूँ बेटा, एक सेकंड आप। I0 डैश, इंटरेस्ट रेट फॉल किया। अब इंटरेस्ट रेट फॉल किया है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब वो थोड़ी सी बढ़ेगी या ज्यादा बढ़ेगी, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बी। तो जहां पे इन्वेस्टमेंट में कम चेंज आया है, यानी ब्लू वाला कर्व, तो यानी कि यहाँ पे बी इज रिलेटिवली स्मॉलर, और जहां इन्वेस्टमेंट में चेंज ज्यादा आया यानी रेड वाला, यहां पर बी इज रिलेटिवली लार्जर। समझ में आती है कहानी? तो बी जितना छोटा होता जाएगा, बी जितना छोटा होता जाएगा, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता जाएगा बेटा मेरे पास? हाँ जी, स्टीप होता जाएगा। उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट फंक्शन बस स्टीप होता जाएगा, और बी जितना लार्ज होता जाएगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट फंक्शन फ्लैट। फ्लैट। याद रहेगी इतनी बात? इसको आप चेक करना चाहो तो आप स्लोप के कॉन्टेक्स्ट में चेक कर सकते हो। देखिए जी, बी की दो पॉसिबल वैल्यू है, रिलेटिवली स्मॉलर, रिलेटिवली लार्जर। स्लोप जो है वो है -1/b। माइनस सिर्फ इसलिए है कि फंक्शन डाउन स्लोपिंग है, बाकी कंपेयर हमको करना है एब्सोल्यूट वैल्यू में। मुझे बताओ, बी जितना छोटा होगा आंसर उतना ज्यादा बड़ा होगा ना?
Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. तो यहाँ पे स्लोप आपकी ज्यादा होगी, और जब b डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो आंसर कम होता जाएगा, तो यहाँ पे आपकी स्लोप रिलेटिवली कम होगी। तो कम हो- स्लोप जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा फंक्शन स्टीप होता है। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिलेटिवली स्टीपर, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिलेटिवली फ्लैट। ये सब कुछ रिलेटिव है बेटा, राइट। अक्षय साहब आप सवाल कर सकते हैं। सर ये इससे पहले जो हम इन्वेस्टमेंट कर देख रहे थे वो किस वजह से चेंज हो रहा था? Any reason other than the interest rate and income? Anything which is other than income and interest rate. ये पहले मतलब हम इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं देख रहे थे कि कितना चेंज आ रहा है? बेटा वो तो ये वाला था ना, माइनस बी आई, और ये चेंज किस में आया? आई बार। इन्वेस्टमेंट हैज टू कंपोनेंट, आई बार एंड माइनस बी आई. आई बार इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड आई बार इज इन ऑटोनॉमस। ठीक है, तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन. दिस इज अ न्यू इन्वेस्टमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द हिक्स अप्रोच, राइट। डाउट यहां तक किसी को जी? केशव साहब सवाल कर सकते हैं। सर एक छोटी सी पूछनी थी, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको मतलब हमेशा एक्स एक्सिस पे शो करेंगे? हाँ जी, ये ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। तो आप यहाँ पे मैथ्स का कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगता। ठीक है, यहां से मूव करें जी आगे। को डाउट? क्लियर है एकदम? नाउ ध्यान सुनिएगा। नाउ जब हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन की बात करेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन। सर एक सेकेंड लास्ट स्लाइड दिखा दो प्लीज। हाँ जी प्लीज, ये लीजिए। बाकी नोट्स शेयर हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। थैंक यू सर। अगर मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन देखिए बच्चे क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन फंक्शन तो पुराने वाला ही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। क्या था जी बताइए? सी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर्स माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस प्लस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ इनकम। ये पूरा था या नहीं था? यस सर। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या था पहले? आई बार, और आज क्या है? आई बार माइनस बी आई। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहले भी ऑटोनॉमस था, वो आज भी ऑटोनॉमस है। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर ये माइनस बी आई में लिखता हूं तो ये बन जाती है हिक्स अप्रोच, और माइनस बी आई अगर हटा देता हूं इट विल बी द कीन्स अप्रोच। द ओनली डिफरेंस इज द माइनस बी आई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स। ये बात याद रहेगी जी? हाँ जी। Yes. ये एक देखो, अब देखो, एक सी बार, एक सी प्राइम ट्रांसफर, सी प्राइम लमसम टैक्सेस, आई बार और जी बार, ये सब मिलके क्या बनता था पहले भी? ए A बार। bar. इन सबको अभी भी ए बार लिख दिया। पहले इन सब के अलावा सिर्फ एक कंपोनेंट बचता था, सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ इनकम। आज एक कंपोनेंट और बचा है, दैट इज माइनस बी आई। तो मैंने लिखा माइनस बी आई प्लस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ इनकम। This is the aggregate expenditure according to the Hicks theory, three sector model. यहां तक किसी को डाउट? अब मेरी एक बात सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार में समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने माइनस बी हटा दिया। नाउ ये वही है ना, ए बार प्लस सी प्राइम 1 माइनस टी ऑफ वाई, हिक्स थियरी। तो क्या कहते थे हम लोग? क्या कहते थे? ये वो कंपोनेंट है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, और ये वो कंपोनेंट है जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का इनकम पे डिपेंड करता है, ऐसे कहते थे। तो कीन्स थ्योरी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस, व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम, which is not the function of income, was autonomous? Say yes or no? यस सर। Now मैं कैमरास ओपन करिए तब बात करूंगा यार। मैं बिल्कुल क्लास खत्म कर दूंगा अभी कि अभी कैमरा ओपन नहीं होगा तो। Everybody means everybody. Open a webcam, otherwise I will leave the class here. और मैं कह रहा हूं तो दोस्त मैं कर भी दूंगा, ये मत सोचना कि सर ऐसे कह रहे करेंगे नहीं। क्यों नहीं कर सकता भाई? आई कैन। नहीं पढ़ाता मैं बिना कैमरास के।
आज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के 3 कंपोनेंट है। देखिए प्लीज ध्यान से, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का वो कंपोनेंट है जो इनकम पे डिपेंड करता है और इनकम के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का वो कंपोनेंट है जो जो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है और ये इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है और ये हमारा ऑटोनॉमस है। तो अगर आज मुझे डिफाइन करना पड़े कि ऑटोनॉमस क्या है तो क्या बोलेंगे, दोज कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर which are not the function of income and which are not the function of interest rate. Autonomous का मतलब Keynes theory में क्या था, those components which are not the function of income, but Hicks theory में autonomous क्या है, which are not the function of income as well as which are not the function of interest rate. समझ में आती है कहानी, नहीं आती? तो we have 3 components in the aggregate expenditure function. वो component जो income के साथ related है, income पे dependent है, वो कंपोनेंट जो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है और वो कंपोनेंट जो ऑटोनॉमस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस? व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एज वेल एज व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम। इतनी बात सबको याद रहने वाली है? हाँ जी से यस और नो? Yes. देखिए जी, अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं, स्लोप निकालना चाहूं यहां, स्लोप ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, it is change in aggregate expenditure due to change in income। भैया आप एग्रीगेट एक्सपेंस फंक्शन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, y is equals to a, this is aggregate expenditure function, this is income। ध्यान से देखिए, तो इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, c प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। समझे? अक्षय सवाल कर सकते हैं। सर मतलब ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू ए बार माइनस बी आई वाला? तो सबसे पहले तो ये मत बोलो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इट्स द इक्वेशन। इक्वेशन कहाँ यूज करेंगे? जब भी हिक्स थ्योरी आएगी तो ये यूज करेंगे और जब कीन्स थ्योरी आएगी तो बी आई हटा देंगे। ठीक है। बी आई हटा दोगे तो कीन्स थ्योरी और लगा दोगे माइनस बी आई तो हिक्स थ्योरी। एंड दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज द इक्वेशन फॉर द aggregate expenditure function. Now, if the income is 0, if you would like to calculate the vertical intercept, that if income is 0, what is the intercept? A bar minus bi. A bar minus. So instead of starting just a bar, पहले a कैसे स्टार्ट होता था? a bar से, अब कैसे स्टार्ट होगा? a bar minus bi। और इनकम के साथ कैसा रिलेशन है a का? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो फंक्शन विल बी अपवर्ड स्लोप। This is the aggregate expenditure function, and this is the equilibrium, and this is the equilibrium level of income, right? ये बात सबको समझ में आती है? बट एक बात आप मेरी समझ लीजिए बड़े ही ध्यान से, इस ए के ऊपर, इस पूरे डायग्राम में जो आप, प्लीज एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स, इस पूरे पे मैंने कहीं पर भी वेरिएबल सी प्राइम लिखा है, एमपीसी लिखा है? नहीं। तो यानी कि ये गिवन ए के अंदर सी प्राइम क्या होती है? गिवन, बोलो हाँ या ना? कांस्टेंट है ना सी प्राइम एक। Yes, sir. टैक्स रेट भी क्या है? गिवन है। ये सारे कंपोनेंट सी बार, ट्रांसफर, टैक्सेस, ये सब गिवन है। ये वेरिएबल सिर्फ मेरा क्या है? ए और वाई। जस्ट लाइक दैट इंटरेस्ट रेट इज नॉट द वेरिएबल हेयर, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है। अगर इंटरेस्ट रेट बदल जाएगा तो ए को बदलना पड़ेगा। ये गिवन इंटरेस्ट रेट पे ए है, ये एक गिवन इंटरेस्ट रेट पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, और अगर इंटरेस्ट रेट बदल जाएगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को भी बदलना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है कहानी? तो दिस इज द
एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द हिग्स थ्योरी। मैं लिख देता हूँ हिग्स ब्रैकेट में। तो दिक्कत नाउ द फर्स्ट टॉपिक which is the examination of हाँ जी इशिता जिंदल जी सवाल कर सकते हैं। सर एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व पे क्या क्या सेम रहेगा फिर? एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन पे बहुत सारी चीजें सेम रहेगी इनकम को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे आपने वेरिएबल सिर्फ इनकम को दिखाया है। अगर इस Okay. इनकम के अलावा ए बार बदल गया, बी बदल गया, आई बदल गया, सी प्राइम बदल गया, टैग मतलब इनकम को छोड़ के जो जो आपको दिख रहा है ये कुछ भी बदल गया तो सीधा ए शिफ्ट मारेगा। Okay. इनकम में चेंज आएंगे तो ए पे मूवमेंट्स होएगी, इनकम में चेंज आएंगे तो ए पे मूवमेंट्स होगी और बाकी सब पे शिफ्टिंग होएगी। शिफ्टिंग होनी है नहीं होनी वो डिपेंड करता है कि स्लोप के कंपोनेंट बदल रहे हैं या कोई और कंपोनेंट बदल रहा है, और चेंज हो जाएगा ए मेरा। ठीक है। Yes. नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रही है भाई यहां तक की कहानी सबको? से यस और नो? Yes, sir. Now the first topic of examination, that is the derivation of IS curve. Derivation of IS curve. तो सबसे पहले डेरिवेशन शुरू करने से पहले IS का बात करते हैं। IS क्या है ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स एंड ओपन योर वेबकैम्स। प्लीज हाफ एन आवर के लिए अपने कैमरास ओपन करिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी प्लीज। जस्ट आई एम सेइंग हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन्स हाफ एन आवर। प्लीज ओपन अ वेबकैम जस्ट फॉर हाफ एन आवर। नहीं करते ना, मैं नेक्स्ट क्लास में ले जाऊंगा इस टॉपिक को, मैं भी छोड़ दूंगा हाथ के हाथ में। प्लीज मैं लिटरली कह रहा हूँ कैमरास ओपन नहीं करेंगे, आई विल लीव दिस टॉपिक टू नेक्स्ट क्लास। छोड़ दूंगा मैं यहीं पे। अभी नहीं मानते हैं आप, बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल ढीठ जिसको कहते हैं ना एकदम। सर मैं खाना खा रही हूँ तो उसके बाद ओपन करती हूँ। ठीक है जी। बाकी लोग खाना खा रहे हैं, बाकी सब भी ओपन वेबकैम प्लीज। इतना ना बुलवाया करिए यार। देखिए दोस्त, सबसे पहले लोग कहते हैं सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएएस। फुल फॉर्म बताइए आईएएस की। आईएएस की कोई फुल फॉर्म नहीं है। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कर्व, कोई कहता है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पहचानते हैं। हो सकता है आपको कॉलेज में बोल दिया गया हो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, बोल दिया हो किसी किसी ने। किसी कॉलेज बोला भाई इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व होता है आईएएस। Yes, एनीबॉडी? sir. हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है जी, नहीं होता है। इसका मीनिंग है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। मीनिंग समझना ध्यान से क्या है। इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व नहीं है, इसका मतलब है कुछ। कहते क्या है ये कर्व, देखना ध्यान से। आईएएस represents different combinations. IS represents different combinations of interest rate and income level. IS represent different combinations of interest rate and income level where goods market is in equilibrium position. तो देखो जी, यहां पे रिलेशन बनाना है इंटरेस्ट और इनकम का, और ऑब्जेक्टिव क्या है, गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाना है। रिलेशनशिप बनाने हैं इंटरेस्ट और इनकम के, और ऑब्जेक्टिव क्या है, गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाना है। राइट। माय क्वेश्चन टू यू गाइस, जब हमने इस मॉडल को आज स्टार्ट किया था हिग्स थ्योरी को, तो मैंने सबसे पहले आपको ये स्लाइड दिखाई थी, ये वहां से बनाना स्टार्ट किया है ना। मैंने कहा था गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाना है अगर, तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी y इज इक्वल टू ए, और ए में हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इट डिपेंड्स अपॉन दी इंटरेस्ट रेट, एंड इंटरेस्ट रेट कौन बताएगा हमें, मनी मार्केट। लेकिन जब मनी मार्केट के पास हम गए थे कि भाई इंटरेस्ट बता दे, उसने बताने से साफ मना कर दिया, कहते मैं नहीं बता सकती क्योंकि
उससे पहले मुझे क्या चाहिए, इनकम चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। सुन लीजिए ध्यान से प्लीज, हम क्या करेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। अगर हुआ नहीं है, सिर्फ अजम्पशन बेसिस पे, अगर मनी मार्केट कहती है कि इंटरेस्ट रेट लेट सपोज 3% है, अगर मनी मार्केट 3% इंटरेस्ट कहती है, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो उसके हिसाब से इनकम कितनी होगी। अगर ये बोलती 4% है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ए कितना होगा, इनकम कितनी होगी। ये कहती है 5% है, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ए कितनी होगी, इनकम कितनी होगी। 10% है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना ए होगा, कितनी इनकम होगी। ये सारे कॉम्बिनेशन हम बना देंगे। मनी मार्केट ने बताया नहीं है आपको, लेकिन हम सारी क्या ले लेंगे, पॉसिबिलिटीज ले लेंगे। व्हाट इज एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट वी एक्चुअली डोंट नो, बट हम सारी की सारी क्या ले लेंगे बेटा, पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। जब डिमांड कर्व बनाते थे तो क्या कहते थे, अगर प्राइस इतना है 10 रुपए तो क्वांटिटी डिमांड इतनी होगी, अगर प्राइस कितना है तो क्वांटिटी डिमांड इतनी होगी, अगर प्राइस इतना है तो क्वांटिटी डिमांड इतनी होगी, प्राइस इतना है तो क्वांटिटी डिमांड इतनी होगी। बट एक्चुअल प्राइस पता था आपको, नहीं। पहले आपने पूरा पॉसिबल वे निकाला कि डिमांड क्या क्या मैक्सिमम हो सकती है, तो इससे आपने डिमांड कर्व को ड्रॉ कर दिया मार्केट के। प्राइस क्या है आपको पता नहीं, आपने सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले ली। फिर हम सप्लायर्स के पास गए, उसको बोला प्राइस इतना है तो भाई कितने सप्लाई करेगा, वो कहता है इतना प्राइस है तो इतना सप्लाई करूंगा, इतना प्राइस है इतनी सप्लाई करूंगा, इतना प्राइस है इतनी सप्लाई करूंगा, इतना प्राइस इतनी सप्लाई करूंगा। तो उसकी भी सारी पॉसिबिलिटीज ले ली, तो आपने यहाँ से सप्लाई का ड्रॉ कर दिया। वो जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करे, तब एक्चुअल में आपने बोला भैया ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, अच्छा ये एक्चुअल में डिमांड, एक्चुअल में सप्लाई। ऐसे किया था नहीं किया था बताइए। हाँ जी। लेकिन डिमांड कब ड्रॉ करते समय कि एक्चुअल प्राइस आपको पता था, नहीं। तो एक्चुअल क्वांटिटी पता थी आपको, नहीं। सारी पॉसिबिलिटीज हमने रखी थी, क्या रखी, सारी हमने पॉसिबिलिटीज रखी थी। समझ में आती है कहानी, नहीं आती। yes, यस सर। तो यहां पर भी हम सारी पॉसिबिलिटीज रखेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कि इंटरेस्ट इतना है तो इतनी इनकम हो सकती है, इतनी इंटरेस्ट है तो इतनी इनकम हो सकती है, इतनी इंटरेस्ट है तो इतनी इनकम हो सकती है। उसके हिसाब से सारे पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेंगे, राइट। बोलो। यस वही काम मैंने यहाँ पे करना है, देखो ध्यान से क्या करूंगा। हम सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या करना है, हमने लेट करना है, लेट इंटरेस्ट रेट अगर I1 है, मान लो अगर इंटरेस्ट रेट क्या है I1, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितनी होगी I1। उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ पुट करूंगा, A1 के अंदर, उसमें लगाऊंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो क्या निकल के आएगी, इक्विलिब्रियम इनकम निकल के आएगी, कि अगर ये इंटरेस्ट है तो भैया ये इनकम है। समझे। फिर दूसरा पॉसिबल आउटकम लूंगा कि लेट इंटरेस्ट रेट I2, अगर इंटरेस्ट I2 है तो इन्वेस्टमेंट कितनी है I2, एक्सपेंडिचर कितना होगा A2, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा y इज इक्वल टू A की, तो इनकम क्या निकल के आएगी Y2, कि भैया अगर इनकम इंटरेस्ट इतनी है तो इनकम इतनी है। ऐसे सारे के सारे क्या लूंगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लूंगा और उन सबको ज्वाइन कर दूंगा। समझ रहे मैं क्या करने वाला हूं, सारे पॉसिबिलिटीज लेनी है। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन बाय द मनी मार्केट, व्हाट इज द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट वी एक्चुअली डोंट नो, व्हाट इज द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट वी एक्चुअली डोंट नो। हम सारे के सारे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लेके चल रहे हैं। तो देखो जी कहानी कैसे आएगी, प्लीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट। पैनल डायग्राम है, जिंदगी शायद पहली बार देख रहे होंगे। देखिए जी कहानी क्या होती है, याद करने तरीका बता रहा हूँ, सुनिए। यहाँ जो डायग्राम बन रहा है ये वाला, यहाँ पे हमें आईएस बनाना है। आईएस इसके कॉम्बिनेशन दिखाता है, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट और इनकम के दिखाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम है तो ऊपर भी हॉरिजॉन्टल पे इनकम आ जाएगी, वर्टिकल पे इंटरेस्ट है तो यहाँ से वर्टिकल पे इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। इंटरेस्ट का रिलेशन होता है इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और इनकम का रिलेशन हम यहाँ एस्टेब्लिश करने वाले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के साथ। दिस इज द 45 डिग्री लाइन, इसका क्या नाम है, y इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है मुझसे।
यही फंक्शन आप फिर लिख दो। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ आई। ब्रैकेट में लिख रहा हूं बताने के लिए, फंक्शन ऑफ आई है। इसी को जब सॉल्व करते जाते हैं तो ए बन जाता है ए बार माइनस बी आई प्लस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ। समझ में आती है कहानी? ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन की क्या है? फंक्शनल फॉर्म है, और ये क्या है? इक्वेशनल फॉर्म। दोनों यही है। ये फंक्शनल फॉर्म है और ये इक्वेशनल फॉर्म है। जहां जैसे जरूरत होगी वैसे हम लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। चलो जी, शुरुआत कैसे होती है? अगर इंटरेस्ट रेट ये है तो, अगर है क्या हमें नहीं पता, अगर हमने कहा अगर इंटरेस्ट रेट I1 है, अगर इंटरेस्ट रेट I1 है तो इन्वेस्टमेंट कितनी? आप एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन ड्रॉ कर दो, कितना स्टीप और कितना फ्लैट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बी। हमें को मतलब नहीं। हमने कहा जी अगर इंटरेस्ट रेट I1 है तो इन्वेस्टमेंट्स I1 है। अगर इंटरेस्ट रेट I1 है तो इन्वेस्टमेंट्स I1 है। तो ए कितना होगा? A1। तो हम यहाँ पे एक रैंडमली A1 ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ध्यान से प्लीज। हमें दिस इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 1। सुनिए प्लीज, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। इस A1 के अंदर अगर यहाँ पे A1 लिखूंगा तो इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? I1। और इंटरेस्ट कितना है? I1। हाँ जी, यस। अगर इंटरेस्ट रेट I1 मान रहे हो और इन्वेस्टमेंट I1 मानते हो, A1 आएगा ना, तो इसको मैंने फंक्शनल फॉर्म में लिख दिया कि C प्लस I1 इन्वेस्टमेंट विच इज द फंक्शन ऑफ I1 इंटरेस्ट रेट प्लस G। को दिक्कत? इसका इंटरसेप्ट क्या होता है जी? A बार माइनस BI, और I कितना है इस समय? I। अगर इंटरेस्ट ये है तो इन्वेस्टमेंट ये है, तो A ये है, और भैया मेरा इक्विलिब्रियम ये है E1, एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज Y1। को डाउट यहां तक? हाँ जी, को डाउट यहां तक किसी को? No, sir. नो सर। यहां से हमने इनकम उतारी ऊपर से, यहां से हम अपना इंटरेस्ट रेट ले गए। ये जो पॉइंट मेरे को मिला है P पॉइंट, ये P पॉइंट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल। Combination of interest rate and income level where goods market is in equilibrium position. P is the combination of interest rate and the income level where goods market is in equilibrium position. So this P point satisfy the definition of the IS. But एक point से तो IS नहीं बन सकता. At least we need 2 points to join the curve. At least we need 2 points. तो हमें एक इंटरेस्ट रेट और देना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट जी किसी को? अगर इंटरेस्ट ये है तो इन्वेस्टमेंट ये है, तो ए ये है, तो इक्विलिब्रियम ये है, तो इनकम ये है। इनकम यहां से आई, इंटरेस्ट यहां से आया, पॉइंट आया P। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो नो सर। हमने कहा जी अगर इंटरेस्ट रेट I2 है, ऐसे रैंडमली अगर इंटरेस्ट रेट I2 है, तो बेसिकली आपने क्या कहा? इंटरेस्ट रेट गिर गया। इंटरेस्ट रेट गिर गया, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। कौन सी बढ़ेगी? ऑटोनोमस या इंड्यूस्ड? इंड्यूस्ड। यूज्ड। हमने कहा जी दिस इज द इन्वेस्टमेंट चेंज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन प्लीज। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से एक बार। पहली बात तो ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वाला। स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जो भी होगा स्लोप चेंज नहीं होने वाली एई की। इसी द स्लोप ना एमपीसी 1/t दैट्स इट। स्लोप तो चेंज हुई नहीं। इधर देखें बच्चे एक बार, चेंज इन एई ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट क्या आएगा? माइनस बी आएगा। बोलो। Yes. चेंज इन एई यस सर। ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट माइनस बी आएगा। तो ए में कितना चेंज आएगा? माइनस बी इंटू में चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो इन दोनों का रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट का, सॉरी इंटरेस्ट रेट का और ए का रिलेशनशिप डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। इनवर्स। तो फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओ सॉरी
मतलब जब इंटरेस्ट रेट आपका कम हो रहा है तो ऑब्वियसली ए क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। हाँ जी, ए बढ़ गया होगा और स्लोप हमारी चेंज होगी नहीं। इधर देखिए, बेसिकली ये वाली वैल्यू बढ़ गई तो इंटरसेप्ट बढ़ गया ना बेटा, ये हाँ जी, इंटरसेप्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो हमारा ये क्या बन गया, ए बार माइनस BI2। अगर इंटरेस्ट गिरा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ए बढ़ गया, लेकिन पैरेलल शिफ्ट लगेगा बिकॉज स्लोप में कोई चेंज नहीं आया। तो दिस इज द न्यू ए। A2 is equal to consumption plus I2 investment, which is the function of I2 interest rate plus government expenditure। समझते हो बात को, नहीं समझते? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. Now equilibrium hold at E2, equilibrium hold at E2। Now this is the new equilibrium income Y2। तो यहां से उतारा मैंने इनकम और यहां से लेकर गया इंटरेस्ट, पॉइंट आया क्यू। और दिक्कत जी किसी को? तो क्यू पॉइंट भी क्या दिखाता है, रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम वेयर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों ने ही क्या किया है, आईएएस की डेफिनेशंस को मीट किया है, आईएएस डेफिनेशन मीट किया है। तो इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास कौन सा करवाएगा जी, आईएएस करो। यस। नाउ दिस इज योर आईएएस फंक्शन। दिस इज योर आईएएस। अभी लीनियर है नॉन लीनियर है उसको अभी डिस्कस हम कर रहे हैं, अभी हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग से लिया। कोई डाउट यहां तक किसी को? इजी आईएएस एकदम। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. केशव जी सवाल कर सकते हो। सर जो ये इंटरेस्ट रेट कम करा इसमें बढ़ने के बाद भी मतलब वही इम्प्लीकेशन नहीं है जैसे जो जो चेंजेस करे हैं। डार्लिंग मेरे, तो मैं इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ मतलब अगर हम बढ़ा देंगे तो भी वही इम्प्लीकेशन इंटरेस्ट अगर आप जैसे बढ़ा देते, मान लो आप इंटरेस्ट बढ़ाते यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट कम होती, इन्वेस्टमेंट कम होती तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट करता, आप यहाँ आ जाते तो ये पॉइंट आ जाता, इनकम कम हो ओके जाती। सर। तनीषा, सर जो आपने ए की दो इक्वेशंस लिखी है उसमें से फंक्शनल फॉर्म कौन सा है और इक्वेशन फॉर्म कौन सा है? ये जो ऊपर वाला लिखा है ये फंक्शनल फॉर्म है, राइट सर, यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट नहीं करी, एंड दिस यहाँ वैल्यूज पुट कर चुके, ये इक्वेशनल फॉर्म है बेटा। गॉट इट सर। इंटरसेप्ट बनाना है तो ऑब्वियसली आई नीड इक्वेशनल फॉर्म, और यहाँ पे मैं इतनी बड़ी इक्वेशन लिखना नहीं चाहता, मेरे को बस I1 I2 दिखाना था तो मैंने फंक्शनल फॉर्म का यूज कर लिया। डेरिवेशन में किसी को डाउट जी? फिर सुन लीजिए क्या करना है, एक इंटरेस्ट शुरू में मानना है, उससे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, उससे ए आ जाएगा, इक्विलिब्रियम डाला, बात खत्म। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ए शिफ्ट हो गया, पैरेलल हुआ, स्लोप में चेंज नहीं आया, न्यू पॉइंट आ गया, दोनों को ज्वाइन किया, आईएएस बन गया, बात खत्म। अक्षय साहब सवाल करिए। सर तो मतलब हम डेरिवेशन ये इंटरेस्ट को इंक्रीज करके भी दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन कम करके दिखाओगे तो चीजें हाँ। सहूलियत है। अगर आपको बढ़ा के दिखाना है तो शुरू का इंटरेस्ट इतना ऊपर मत दिखाना, नीचे दिखाना, ताकि जगह तो हो बढ़ाने की कम से कम। तो यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगा, एक्सिस पे जगह ही नहीं है मेरे पास, कैसे बढ़ा के दिखाऊंगा? ठीक है, यस। यहां तक कोई डाउट जी किसी को? नाउ इधर देखिए प्लीज, y is equals to a, this is the goods market equilibrium condition, goods market equilibrium condition है ये। a क्या है जी, a बार माइनस बी आई प्लस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ इनकम, या इनकम को मैं कलेक्ट कर रहा हूं तो y कॉमन निकाला, 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट इज इक्वल्स टू a बार माइनस बी आई, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ y
इनटू में ए बार माइनस बी आई, एंड दिस इज नथिंग, मेरी आंखों से देखोगे तो ये क्या दिखेगा, मल्टीप्लायर है, तो y इज इक्वल टू अल्फा जी इनटू में ए बार माइनस बी आई। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है लास्ट में, इट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ आई एस कर्व। कोई आई एस कर्व कहता है, कोई आई एस शेड्यूल भी बोल देता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये क्या दिखाता है, देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन या कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड द इनकम। देखिए प्लीज, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड द इनकम वेयर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। जब सर आपने आई एस, क्या होता था? हाँ जी बोल बेटा, सर अल्फा जी क्या होता था? मल्टीप्लायर। अटेंड नहीं किए 2 क्लासेस? नहीं भूल। ये भूलने की बात है, बताओ। तो जब आपने आईएस बनाया तो आपने वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट दिखाया, यहाँ पे इनकम दिखाई, तो स्लोप विल बी चेंज इन आई अपॉन में चेंज इन वाई, राइट। ये स्लोप होगी ना, बोलो डी आई अपॉन डी वाई। तो आपको आप एक काम करो, डिफरेंशिएट कर लो पहले विद रिस्पेक्ट टू आई और फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन में डी आई इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू अल्फा जी, यही आएगा जी, चेक कर लो। Yes, sir. और यू कैन से चेंज इन इंटरेस्ट अपॉन में चेंज इन इनकम इज व्हाट, माइनस 1 अपॉन बी इंटू में अल्फा जी। तो ये जो है बेटा मेरे पास, दिस इज द स्लोप ऑफ आईएस, स्लोप ऑफ आईएस का। अब एक बात समझना ध्यान से, किसी भी फंक्शन की स्लोप अगर देखनी है, वो नेगेटिव है इसलिए फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग लगा हुआ दिख रहा है साफ साफ। हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, इंटरेस्ट रेट एक वेरिएबल है और इनकम एक वेरिएबल, दो वेरिएबल ना, एक इंटरेस्ट और एक इनकम। बोलो, Yes, sir. क्या इस इक्वेशन में कहीं इंटरेस्ट या इनकम है? नहीं। No. दैट इज द कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए मैंने आईएस फंक्शन को डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन बनाया है, क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट। रीडिंग माय पॉइंट गाइस? बोलो, बोलते भी तो नहीं, कैमरे बंद, Yes, बोलते sir. भी ऐसे Yes, कहे sir. सर रियल लाइफ सिनारियो में भी आईएस रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं होता जी। रियल लाइफ से प्लीज मत कंपेयर करिए, अब ये बहुत बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। ओके। मीटिंग एक बार पॉज कर रहा हूँ जी यहाँ।